नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। आज अपने 49 डे चैलेंज का डे 12 और एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार क्लास। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर देना है ताकि आपके जो दोस्त वगैरह हैं उन तक भी ये क्लास पहुंच जाए और वो भी इसका फायदा उठा सके। अभी कुछ ही समय बाद अपना बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए हम एक बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते थे और उसी के लिए 49 डे चैलेंज आपके लिए लाया गया है, जिसके अंदर जो भी अपने पास बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को समझना है। जितने भी वहां पर खंड हैं उन खंड को हम अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। वहां से जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उन टाइप को हम चैप्टर वाइज अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वहां से जितने क्वेश्चन बन रहे थे, जितने कॉन्सेप्ट बन रहे थे, हमने सभी को अपने सवालों के अंदर शामिल किया है और वन बाय वन उन सभी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप इन 49 दिनों तक हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे तो गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। आपके 80 में से 70+ मार्क्स है वो आराम से आ जाएंगे। तो रेगुलर अरावली पाठशाला के साथ में जुड़े रहना है। इसके जो भी लेक्चर वगैरह आते हैं उनको अच्छे से देखना है, वहां से उनको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। स्टार्ट करें आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर हम वही आपके लिए 6 फिल इन द ब्लैंक्स और 12 1 मार्क्स क्वेश्चन लेके आए हैं। स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन अपने पास कि एपी 10 7 4 इसका तीसरा पद क्या होगा। यानी एक एपी दे रखी है, वहां से उसका तीसरा पद पूछा है। अब जैसे अपने पास एपी गिवन है तो वहां से हम ए और डी की वैल्यू लिख सकते हैं। ए यानी प्रथम पद, डी यानी सारवंतर। तो प्रथम पद और सारवंतर की सहायता से हम एपी का कोई भी पद आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसका तीसरा पद पूछा है। अब जब भी हम एपी के अंदर कोई पद निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं ए प्लस, जो भी पद निकालना है उससे एक कम करना है। यानी तीसरा पद निकालना है मतलब उससे एक कम, यानी 29 लिखना है और उसके पीछे डी लगा देना है। अब इसको अगर समझने जाए तो इसको हमने ए एन के फॉर्मूले से तैयार किया है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो अगर एन की जगह 30 रखेंगे तो बन जाएगा ए 30 बराबर ए प्लस 29 डी। तो ए और डी की वैल्यू, इसकी जो पहली संख्या है वो ए है और दो पदों के अंदर जो अंतर है वो अपने पास डी की वैल्यू है, यानी सारवंतर है। तो दूसरे में से पहला घटा सकते हैं, तीसरे में से दूसरा घटा सकते हैं। तो अपने पास जो मान आएगा वो डी की वैल्यू रहेगी। तो 7 में से 10 घटा दें, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस के अंदर वैल्यू आएगी। तो ए का मान तो यहां पर अपने पास हो जाएगा 10 और जैसे ही 7 में से 10 घटाएंगे ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 3। वैल्यू रख दें तो ये बनेगा 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3, यानी 10 प्लस माइनस माइनस 29 इंटू 3 87, यानी ये आ जाएगा माइनस 77। यानी इसका जो उत्तर होगा वो आ जाएगा माइनस का 77। अगला है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अब अगर कोई भी पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट के अंदर है, यानी अगर वो पहले चतुर्थांश में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, तो उसके लिए x और y दोनों की वैल्यू होगी। और अगर कोई कोऑर्डिनेट है वो बिल्कुल अपने पास जो लाइन बनी होती है उनके ऊपर होता है, तो वहां पर वो जिस लाइन पर होगा उसी का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। दूसरा उसके सापेक्ष जो कोऑर्डिनेट है दूसरा वो वाला 0 लिखा जाएगा। जैसे कोई पॉइंट है वो x अक्ष पर है तो केवल x की वैल्यू लिखी जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर कोई पॉइंट है वो y एक्सिस पर है तो उसके लिए केवल y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, x कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। और पॉइंट है वो x, y के रूप में लिखा जाता है, यानी आगे x कोऑर्डिनेट पीछे y कोऑर्डिनेट। तो कोई भी बिंदु है उसको x, y के रूप में लिखते हैं। और यहां पर कहा है कि जो बिंदु है वो y अक्ष पर है, यानी केवल y की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x है वो आगे लिखते हैं, तो x की वैल्यू 0 यानी आगे वाली वैल्यू 0, और y कोऑर्डिनेट पर है तो केवल y का मान होगा तो उसको हम y के रूप में लिखेंगे। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक है वो 0, y होते हैं। वैसे ही अगर x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक पूछे तो हमें x कोऑर्डिनेट x रखना है और y कोऑर्डिनेट को 0 कर देना है, तो हो जाएगा x, 0। आगे है tan, sin, cot 30 इसका मान क्या होता है। तो उसके लिए आपको त्रिकोणमिति के सारणी के अंदर जो भी वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। वहां पर अगर हम वैल्यू देखें तो tan sin ये होती है √3 और cot 30 ये भी होती है √3, यानी tan sin की वैल्यू है √3 और cot 30 इसकी भी वैल्यू है √3। इन दोनों का गुणा कराएं तो जब रूट वाली संख्या होगा गुणा होता है तो जो रूट है वो स्क्वायर द्वारा हट जाता है, तो यहां से मान आएगा अपने पास केवल 3। वैसे कोई दूसरे मान भी दिए जा सकते हैं तो आपको उनका गुणा करके लिखना है। आगे है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है
अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होता है। जैसे अपने पास एक घनाकार ब्लॉक है जिसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई या फिर लंबाई ऊंचाई या फिर चौड़ाई ऊंचाई जो भी आप कहे, तीनों की तीनों बराबर रहेगी और वो 7 सेंटीमीटर है। जब हम ऊपर वाले फलक को देखते हैं तो उसके अंदर माना कि लंबाई और चौड़ाई शामिल है, तो जैसे ही लंबाई चौड़ाई शामिल है दोनों साथ साथ हैं, यानी आमने सामने वाली भुजा भी बराबर हो जाएगी, यानी टोटल मिलाकर चारों भुजाएं उसकी बराबर होगी। यानी ऊपर वाला जो फलक है वो वर्ग के आकार का है, ऊपर वाला जो फलक है वो कौन से आकार का हो जाएगा, वर्ग के आकार का हो जाएगा। अब कहा है कि वहां पर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ऊपर वाला जो फलक है जो कि वर्ग के आकार का, उसके ऊपर हमने अर्धगोला रखा है। अब अर्धगोला है, उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, वैसे उसके अंदर हम छोटा गोला रखे तो वो भी आ जाएगा, उससे बड़ा थोड़ा सा रखे तो भी आ जाएगा, उससे बड़ा रखे तो भी आ जाएगा। तो वैसे हम अधिकतम कितने व्यास का उसके ऊपर अर्धगोला रख सकते हैं। अगर उसके ऊपर हम अर्धगोला ऐसा रखें कि वो उस फलक के बाहर चला जाए तो वो उस फलक के ऊपर नहीं गिना जाएगा, हमें उस फलक के ऊपर ही रखना है, उसके बाहर कुछ भी भाग उस अर्धगोले का नहीं जाना चाहिए। तो अगर हम उस फलक के ऊपर अर्धगोला रख रहे हैं तो उसका जो अधिकतम व्यास है वो उसकी भुजा के बराबर ही रहेगा। अगर भुजा से ज्यादा हो गया तो उसके बाहर निकल जाएगा, तो जितनी उसकी लंबाई या चौड़ाई है उसी के बराबर उसका जो व्यास है वो माना जाएगा। उससे अधिक हो जाएगा तो फिर वो उस फलक से बाहर निकल जाएगा, तो जो उसका अधिकतम व्यास है वो उसकी भुजा के बराबर ही रहेगा, यानी 7 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर अगर त्रिज्या पूछे तो आधी कर देनी है, यहाँ पर व्यास पूछा है। अगर इसके हम डायग्राम की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे जो ऊपर वाला फलक है वो कुछ अपने पास इस प्रकार से रहेगा। ऊपर से उस फलक को देखेंगे तो वो ऐसा नजर आएगा, और वहां पर हम क्या रखना चाहते हैं, अर्धगोला। अब अर्धगोला ऊपर तो वक्राकार भाग के रूप में है, लेकिन जो उस फलक के बिल्कुल संपर्क में होगा वहां तो उसके उस वृत्ताकार भाग को लिया जाएगा। तो जो उस फलक के संपर्क में है वो व्रत है, यानी हमें फलक के ऊपर क्या रखना है, व्रत रखना है, और उस व्रत का हमें अधिकतम व्यास लिखना है। तो इसके अंदर अगर हम व्रत रखने जाए, देखना ऐसा भी रख सकते थे, ऐसा भी रख सकते थे, ऐसा भी रख सकते थे, यानी व्रत तो अंदर अलग अलग टाइप के हम रख सकते हैं, लेकिन अधिकतम व्यास कितना होगा। जैसे ये व्रत इतना है तो इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है वो यहां से यहां तक है। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो ये यहां से यहां तक हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा इसका व्यास भी बढ़ता जाएगा। तो इसका अधिकतम व्यास कितना होगा वो बताना है, यानी इसको अगर हम बड़ा करें, देखना इसको बड़ा करने पर इसका अधिकतम व्यास कितना आता है। इसका जो अधिकतम व्यास है वो इस प्रकार से रहेगा कि ऊपर ये अपने पास कौन सा फलक था, वर्गाकार फलक था, उसके ऊपर हम ये क्या सेट कर रहे हैं, अर्धगोला, और जो फलक के संपर्क में भाग होगा वो वृत्ताकार भाग होगा अर्धगोले का, यानी हमें उस फलक के ऊपर उस वृत्ताकार भाग को रखना है। तो जितना देखना यहां से यहां तक ये वाली जो लंबाई है वो अपने पास है 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, और इसका व्यास क्या है यहां से लेकर यहां तक। तो क्या ये लंबाई और ये लंबाई दोनों अलग अलग है क्या, ये लंबाई और ये लंबाई क्या दोनों अलग है, ये दोनों लंबाई कैसी है, बराबर है। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी उस घन के ऊपर हमने जो अर्धगोला रखा है उसका जो अधिकतम व्यास है वो उसकी भुजा के बराबर ही रहेगा, यानी 7 सेंटीमीटर हो सकता है। उससे छोटा तो हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। उससे छोटा यानी इस व्रत को छोटा कर दे तो बन सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इससे बड़ा हो गया, अगर ये जो व्रत हमने रखा है ये अगर इससे बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि ये इसके बाहर निकल जाएगा। इससे बड़ा होगा तो ये क्या होगा, ये जो ऊपर वाला फलक है इसके बाहर निकल जाएगा, तब ये घन के ऊपर नहीं कहलाएगा, पूरा का पूरा फिर ये घन के ऊपर नहीं कहलाएगा। तो अगर घन के ऊपर रखना है तो इसका जो अधिकतम व्यास है वो उसकी भुजा के बराबर ही रहेगा। तो उसका व्यास और उसकी भुजा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी यहां पर ये अपने पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आगे है प्रेक्षण 80, 82, 85, 80, 90, 87 का बहुलक खाली जगह है
बहुलक यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। फ्रैक्शन देखने कौन कौन से आ रहे हैं, 80 आ रहा है, 82 आ रहा है, 85 आ रहा है, 87 आ रहा है, 90 आ रहा है। तो जो फ्रैक्शन सबसे अधिक बार आएगा वो उसका बहुलक होगा। तो सबसे अधिक बार फ्रैक्शन कौन सा आ रहा है, सबसे अधिक बार जो फ्रैक्शन आ रहा है वो है अपने पास 80। कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यानी इसका जो बहुलक है वो अपने पास हो जाएगा 80। जो फ्रैक्शन सबसे अधिक बार आएगा वो उसकी बहुलक के रूप में गिना जाएगा। तो उसकी बारंबारता सबसे अधिक है, वो बहुलक है। तो सबसे अधिक बारंबारता आ रही है 80 की, तो ये हो जाएगा बहुलक। 5 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य क्या होगा। अगर 5 के स्टार्टिंग के 5 गुणज लिखें, 5 के गुणज मतलब 5 के गुणा वाली संख्या, तो 5 के गुणा वाली प्रथम 5 संख्या कौन सी होती है, 5, 10, 15, 20, 25। इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य यानी x बार, उसके लिए कहते हैं कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो ये प्रेक्षण है सारे के सारे, इन सभी को जोड़ देना है। 5, 10, 15, 20, 25 बटे में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कितने हैं, 5 है, तो बटे में कितना आ जाएगा, 5। अगर इन सभी को ऐड करें, 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30 और 20, 30 और 20 आ जाएगा मेरे पास 50, 50 और 25 ये आ जाएंगे 75, यानी 75 बटे 5। 5 का भाग देंगे, ये आ जाएगा अपने पास 15। अब एक बार वापस प्रेक्षणों का योग करके देख सकते हैं। 25, 20, 45, 45 और 15, 60, 60, 10, 70, 70, 5, 75, भाग देना है 5 का। 75 में 5 का भाग दिया तो अपने पास कितना आ गया, 15। यानी जो माध्य होगा वो हो जाएगा अपने पास 15। अच्छे सवाल है, बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारे सवाल अच्छे से आने चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसको एक वृत्त मानना है, जो छतरी है उसके ऊपर जो कपड़ा लगा है उसको क्या समझना है, एक वृत्त मानना है, और उसकी त्रिज्या कितनी लेनी है, 45 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। इसके अंदर 8 ताने हैं। कितने ताने हैं, 8 ताने। अब 8 ताने मतलब इसके अंदर 8 तानों का निर्माण करना पड़ेगा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, यानी ये इसके अंदर 8 आ गए अपने पास ताने। अब का ये जो कि बराबर दूरी पर लगे हैं, तो मानना है कि इनके बीच की जो दूरी है वो कैसी है, बराबर है। यानी ये जो अपने पास वृत्त था इसको हमने काट दिया है और इस वृत्त के हमने टुकड़े किए हैं। तो ये कितने टुकड़े बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी वृत्त के हमने बराबर 8 टुकड़े कर दिए हैं। तो पूछा है कि इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना है। यानी अगर एक ताना अपने पास ये है, दूसरा ताना ये है, तो इसके बीच का ये पूरा का पूरा एरिया कितना है ये बता रहे। यानी अगर इस आकृति को देखें तो ये अपने पास एक त्रिज्य खंड का रूप है। यानी जो क्षेत्रफल पूछा है वो त्रिज्य खंड का पूछा है, और त्रिज्य खंड का हम क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखते हैं थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान हमको पता नहीं है, सवाल के अंदर थीटा की वैल्यू दी हुई नहीं है, लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो 8 ताने हैं ये इस वृत्त के 8 टुकड़े कर रहे हैं। तो पूरा जो वृत्त है उसके केंद्र पर एक 360 का कोण होता है। तो यहाँ पर कितने टुकड़े हो गए 360 के, 360 के टुकड़े हो गए हैं 8। तो 360 के 8 टुकड़े करने पर कितना मान आता है, 360 के कितने टुकड़े करने हैं, 8। तो उससे काटा, यह आ गया अपने पास 1, 8, 0, 2 से काटे, यह आ जाएगा अपने पास
90, 2 से काटे, ये अपने पास आ जाएगा 45। यानी 360 के अगर हम 8 टुकड़े कर देते हैं तो एक टुकड़े के अंदर जो एंगल आता है वो आता है 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी पूरा कोण 360 था, इसके 8 टुकड़े हो गए, तो एक के हिस्से में कितना एंगल आ गया है, 45 डिग्री। इसकी जो त्रिज्या है वो भी 45 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी जो आर है उसका मान भी अपने पास 45 है। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके अंदर थीटा बराबर 45 हो जाएगा, आर बराबर भी 45 होगा। तो मान रखें थीटा की जगह कितना आएगा, 45 बटे में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर मतलब 45 उसका स्क्वायर। 45 से काटे कितनी बार कटेगा, 8 बार। 2 से काटे 11 बार, ये कटेगा 4 बार। यानी ये आ गया अपने पास 11 इंटू 45 इंटू 45 बटे में 4 इंटू 7, या गया 28। तो 11 इंटू 45 इंटू 45 हल करते हैं, कितना आता है, 45 इंटू 45 आया 20-25, इसका गुणा करना है 11 के साथ, तो ये आ जाएगा 5202 5202 57222, यानी 22,275 बटे में 28। और माप है वो सेंटीमीटर में थी, और क्षेत्रफल है तो घात कितनी आ जाएगी, स्क्वायर। यानी दो क्रमागत तानों के बीच में जो एरिया आया है त्रिज्यखंड का वो आया 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एंगल दिया हुआ नहीं था कि थीटा का मान कितना होगा, तो जो 8 ताने हैं वो इस केंद्र पर बने कोण के 8 टुकड़े कर रहा है। तो अपने पास एक एंगल की जो वैल्यू आई, यानी दो तानों के बीच में जो एक एंगल बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री। तो थीटा का मान 45 आ गया, त्रिज्या का मान भी 45 था। त्रिज्य खंड का फॉर्मूला थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा और आर की वैल्यू पुट की तो अपने पास आया 22,275 बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल, एक ठोस है वो एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। एक ठोस है वो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, अर्धगोला है उसके ऊपर शंकु है, उस आकार का है। यहां पर कहा है कि इनकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। अब ये त्रिज्या इस वृत्ताकार भाग की होगी, और ये वृत्ताकार भाग शंकु में भी और अर्धगोले में भी है, तो दोनों की त्रिज्या बराबर है, और ये है 1 सेंटीमीटर। फिर कहा है शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई मतलब h है, वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो इस ठोस के अंदर कौन कौन से डायग्राम या 3D की जो शेप है वो शामिल है। एक तो है अपने पास अर्धगोला, एक है शंकु। तो दोनों के आयतन जोड़े तो इस पूरे ठोस का आयतन आ जाएगा। तो शंकु का आयतन हम लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन लिखते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू भी 1 है, एच की वैल्यू भी 1 है, और पाई की जगह कुछ मान नहीं रखना है। तो ये अपने पास हो जाएगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर, पीछे एच और लिखना है, एच की जगह 1 प्लस 2/3 पाई की जगह पाई, और आर का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1 ये भी आ जाएगा 1, 2/3 इंटू पाई, 1 का क्यूब आएगा 1, यानी ये आ गया अपने पास पाई/3
और ये आ गया अपने पास 2π/3। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा पाई प्लस 2π, यानी 3π/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आ गया पाई। माप है वो सेंटीमीटर में थी, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर, और आयतन है तो पावर आ जाएगी 3। यानी एक जो अर्धगोला है उसके ऊपर हमने शंकु रखा, वृत्ताकार भाग है उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है, तो उस ठोस का जो आयतन होगा वो आ जाएगा अपने पास पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, बेलन के वक्र पृष्ठीय तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र लिखने हैं। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो होता है 2πr/h, यानी उसके चारों ओर का जो वक्राकार भाग है उसका क्षेत्रफल है अपने पास 2πr/h। यानी बाहर जो वक्राकार भाग है वो किस प्रकार से बना है, वक्राकार भाग मतलब अगर वृत्तों को इसके एक के ऊपर एक रखे तो जो वृत्ताकार भाग है वो एक परिधि है, और परिधि को हमने एक के ऊपर एक रखा है कितनी बार, h बार, तो 2πr का गुणा h के साथ किया तब जाके अपने पास वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तैयार हुआ है, तो वो अपने पास हो जाएगा 2πr/h। और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर भी वृत्ताकार भाग से ढक दिया जाता है, नीचे भी वृत्ताकार भाग से ढक दिया जाता है, यानी πr² ऊपर रखा है, πr² नीचे रखा है, यानी 2πr² ऐड कर देना है। तो वक्र पृष्ठ तो शामिल ही है, ऊपर से और नीचे से वृत्त द्वारा उसे ढकना है, यानी 2πr² और ऐड कर दिया। यहाँ पर देखें तो 2πr अपने पास कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा h प्लस r, यानी ये होगा अपने पास बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसकी बीमा है 15 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर है। अब ये जो बीमा होती है वो L × B × H के रूप में होती है, यानी ये L है, ये B है, ये H है, यानी ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये हो जाएगी अपने पास ऊंचाई। कलमदान का आयतन ज्ञात करना है, आयतन यानी L × B × H, क्योंकि जो घनाभ है उसका आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो इनका गुणा कर देना है, तो जाएगा 15 × 10 × 3.5, 15 × 10 × 3.5, पॉइंट हटाया बटे में 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, तो ये अपने पास आया 15 × 35, गुणा कराए तो 35 × 15, यानी 10 बार गुणा करेंगे तो 350, और 5 बार और गुणा करना है, यानी ये हो जाएगा 175, तो 350 से 175 ऐड करें तो ये अपने पास हो जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहे तो गुणा करके देख भी सकते हैं, 35 × 15 यह जाएगा 5, 5 या 15 2 17, यह जाएगा 5 और 3 5, 12 का 2 हासिल 1, 525 आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। अगला है उस अर्धगोले का आयतन ज्ञात करें जिसके वृत्ताकार भाग की परिधि 88 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है, और अर्धगोले का आयतन अभी हमने लिखा था 2/3πr³, यानी अगर हमें आयतन ज्ञात करना है तो केवल r की जरूरत है। और इस सवाल के अंदर देखें तो r का मान दिया हुआ नहीं है, लेकिन कुछ हेल्प है अपने पास। वृत्ताकार भाग की जो परिधि है वो 88 सेंटीमीटर है। जैसे अर्धगोले की बात करते हैं तो ऊपर उसके वृत्ताकार भाग होता है, उसके बाहर जो बाउंड्री है वो उसकी परिधि है, और उसकी माप दे रखी है 88 सेंटीमीटर। तो परिधि यानी 2πr, 2πr बराबर कितना है 88, r की वैल्यू निकालनी है, 2 × 22/7 × r बराबर में आ जाएगा 88। अगर 2 से काटे यह आ जाएगा अपने पास 44, 22 से काटे ये हो जाएगा 2, यानी r/7 बराबर 2, r बराबर हो जाएगा 7 × 2 14 सेंटीमीटर, यानी r की वैल्यू अपने पास कितनी आई है 14 सेंटीमीटर। कहाँ से निकाली,
परिधि का मान 88 सेंटीमीटर दिया था, परिधि यानी 2πr, तो 2πr है वो 88 के बराबर आ जाएगा। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 रखा, आर की जगह आर और बराबर में 28। 2 से काटा 88 को 44 बार, 22 से काटा 44 को 2 बार, तो आ गया r/7 बराबर 2, तो r की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। हमें पूछा है अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, तो केवल वैल्यू पुट कर देनी है, यह आएगा 2/3 पाई की जगह 22/7 r का क्यूब, मतलब 14 इंटू 14, 7 से काटा कितनी बार, 2 बार, तो अपने पास आया 22 इंटू 2 44/3 इंटू 14 इंटू 2 28। इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी मान आता है उसके पीछे क्या लिख देना है, सेंटीमीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट करके आप बताएंगे कि इसका मान टोटल कितना आ रहा है। ये आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना है कि सवाल नंबर 5 के अंदर आयतन की वैल्यू कितनी है। अगला सवाल, वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग चिन्ह यानी मध्यमान ही होता है, जो वर्ग चिन्ह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मध्यमान। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो अपने पास वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ देते हैं और 2 का भाग देते हैं, यानी लिख सकते हैं निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में आ जाएगा 2। निम्न सीमा है 60, उच्च सीमा है अपने पास 75, 2 का क्या देना है, भाग। 60 और 75 को ऐड करें तो ये हो जाएगा 135 और बटे में आ जाएगा 2 का भाग दें तो ये आएगा 67.5, यानी वर्ग अंतराल 60 से 75 का अपने पास जो वर्ग चिन्ह है वो आ गया 67.5। क्या करना है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देना है, यानी आगे वाली और पीछे वाली संख्या को जोड़ना है, 2 का क्या देना है, भाग। अगला क्वेश्चन, बंटन 10, 25, 12, 18, 20, 30, 27 का परिसर ज्ञात करना है। अब परिसर यानी रेंज, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि जो अपने पास उच्च सीमा है उसके अंदर से निम्न सीमा घटा देते हैं। तो उसके लिए पहले तो जो प्रेक्षण है उनको आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा, तो इन सभी का पहले क्या लिखना है, आरोही क्रम। इन सभी को हमें आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। सबसे छोटी डिजिट देखें तो वो अपने पास कितनी है, वो 10 ही है। 10 के बाद में अगली डिजिट, जो डिजिट लिखते हैं उसको काटते चलना। 10 के बाद में अगली डिजिट है अपने पास 12, 12 के बाद में आगे है 18, 18 के बाद में अगली है 20, 20 के बाद में अगली है 25, 25 के बाद में अगली है 27, 27 के बाद में अगली डिजिट है अपने पास 30। यानी हमने उन प्रेक्षणों को क्या किया है, आरोही क्रम में जमा दिया है। अब इसका परिसर ज्ञात करना है। परिसर के लिए लिखते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी इसका जो उच्चतम मान है, ये जो बंटन है इसके अंदर उच्चतम मान कितना है, उसके अंदर से जो निम्नतम मान है वो घटा देना है। तो उच्चतम मान है अपने पास 30, निम्नतम मान है 10, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, और वही इस बंटन का परिसर कहलाएगा। अगला सवाल, प्रेक्षण 5, 8, 7, 4, 8, 6, 4 का माध्य बताओ। अब माध्य के लिए क्या करते हैं, प्रेक्षणों को जोड़ते हैं और प्रेक्षणों की संख्या का भाग देते हैं, यानी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब ये जो माध्य है वो औसत के अनुरूप होता है, यानी जिस प्रकार से औसत वर्क करता है सेम उसी प्रकार से माध्य भी वर्क करता है। और औसत के लिए हम लिखते भी हैं राशियों की संख्या बटे राशियों का
राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और सेम माध्य के लिए भी हम लिखते हैं प्रेक्षणों का योग बटे संख्या, यानी ऊपर जो भी प्रेक्षण लिखे हुए हैं उनका योग करना है और बटे में उनकी संख्या का भाग देना है। और औसत के अंदर भी यही करते हैं कि जो भी अपने पास राशि है उन सभी का योग करना है और उनकी संख्या का नीचे भाग देना है। वहां पर उसको राशि बोला जाता है, यहाँ पर उसको प्रेक्षण बोला जाता है। लेकिन अगर वहां से जो मान आता है वो औसत होता है और यहाँ पर माध्य होता है, दोनों आपस में होते एग्जैक्ट सेम है, दोनों के अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं है। यानी यहाँ पर प्रेक्षणों का योग करना है। इन सभी को ऐड करें तो 5 + 8 13, 13 7 20, 20 4 24, 24 8 32, 32 6 38, 38 और 4 42। और डिजिट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 का भाग देना है। 42 में 7 का भाग दिया, ये आ गया अपने पास 6, यानी इस प्रेक्षण का माध्य अपने पास आ जाएगा 6। अगला सवाल, प्रेक्षण 9 7 8 10 4 5 का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब माध्यक ज्ञात करना है तो जो अपने पास प्रेक्षण है उन प्रेक्षण को आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। माध्य के लिए कोई दिक्कत नहीं है, माध्य और बहुलक के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी माध्यक की बात होती है तो वहां पर हमें प्रेक्षण को आरोही क्रम में जमाना पड़ता है। और हम तो आपसे यही कहता है कि चाहे आपको माध्य निकालने को कहे, बहुलक निकालने को कहे या फिर माध्यक निकालने को कहे, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो भी प्रेक्षण है उन सभी को आरोही क्रम में जमा दीजिए, ताकि उनका अगर माध्य ज्ञात करेंगे तो भी उन डिजिट को लिखने में आसानी रहेगी, बहुलक ज्ञात करेंगे तो भी डिजिट के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, और माध्यक के अंदर तो ऑलरेडी उनको आरोही में चेंज करना ही पड़ेगा। यानी अगर आप कोई भी प्रेक्षण लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट आरोही क्रम में लिखते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। माध्यक तो पहले प्रेक्षण को आरोही क्रम में जमाना है। सबसे छोटी डिजिट है अपने पास 4, उसके बाद में 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर है 10। यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 यानी सम है। और जब प्रेक्षण सम होते हैं और उसका हमें माध्यक ज्ञात करना होता है तो हम एक तो पद लिखते हैं n/2वां पद और एक उसका अगला पद यानी n/2 + 1वां पद। उन दोनों पदों को हमने क्या किया है? ऐड किया है और फिर 2 का क्या देना है? भाग देना है। तो n/2 यानी 6/2 यानी हो जाएगा तीसरा पद और उसके आगे वाला यानी चौथा पद बटे में 2। तीसरा पद है अपने पास 7, चौथा है 8, तो दोनों को जोड़ देना है। 7 + 8 और 2 का देना है भाग, तो 15/2 ये हो जाएगा 7.5। यानी माध्य कितना आ जाएगा इन प्रेक्षण का? यह आएगा अपने पास 7.5। अगला सवाल, दो सिक्कों को उछालने पर दोनों सिक्कों पर पट आने की प्रायिकता लिखिए। पट यानी टेल, और दोनों सिक्कों पर चाहिए यानी टी टेल टेल। अब दो सिक्कों को उछाल रहे हैं, अब एक सिक्के को एक बार उछालें, एक सिक्के को 2 बार उछालें या फिर 2 सिक्कों को एक बार उछालें, जो परिणाम आएंगे कुल वो समान रहेंगे। और कुल परिणाम निकालने का हमने आपको तरीका बताया था कि उसके अंदर जितने फलक है वो आधार के रूप में लिखने हैं, जितनी बार उछालते हैं वो घात के रूप में लिख देना है। तो 2 सिक्कों को उछालना है या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालें, परिणाम बराबर है। 3 सिक्कों को एक बार उछालें या एक सिक्के को 3 बार उछालें, परिणाम कैसे रहेंगे? बराबर। एक सिक्के को 4 बार उछालें या 4 सिक्कों को एक बार उछालें, परिणाम समान रहेंगे। तो यहाँ पर बोला है 2 सिक्कों को उछालना है, इसको हम ऐसा कहें कि एक सिक्के को 2 बार उछाला है, जो परिणाम रहेंगे वो समान रहेंगे। तो उसके लिए हम जो प्रतिनिधि समष्टि लिखते हैं वो होती है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। जिसके अंदर जो आगे वाला हेड है वो पहले सिक्के पर, पीछे वाला हेड है वो दूसरे सिक्के पर आए परिणाम को दर्शा रहा है। ये हेड है वो पहले सिक्के पर आया है, टेल है वो दूसरे सिक्के पर आया है। टेल है वो पहले सिक्के पर, हेड है वो दूसरे सिक्के पर। ये टेल पहले पर है और ये टेल दूसरे पर है। तो इस प्रकार से अपने पास 4 टोटल रिजल्ट बनते हैं। यानी 2 सिक्कों को अगर हम उछाल रहे हैं
तो जो कुल परिणाम है वो अपने पास बनेंगे 4। अब जैसे कुल परिणाम 4 लिख दिए, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि बटे में आएगा अपने क्या। अब घटना क्या है? घटना है कि 2 पट आने चाहिए, दोनों सिक्कों पर पट आना चाहिए। दोनों सिक्कों पर क्या आना चाहिए? पट आना चाहिए। और उसके परिणाम यानी जो कुल परिणाम है उसके अंदर देखना है कि दोनों सिक्कों पर पट कितनी बार आ रहा है। तो दोनों सिक्कों पर पट यानी दोनों पर टेल, यानी टेल टेल वाला परिणाम, तो वो केवल एक बार आ रहा है, यानी घटना का परिणाम हो जाएगा 1। प्रायिकता ज्ञात करनी है तो उसके लिए लिखते हैं घटना के परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो प्रायिकता आ जाएगी 1/4। तो प्रायिकता के लिए आप फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। शॉर्ट में लिखते हैं घटना के परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। और अगर आप फॉर्मूले को किताब के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। कुल संभावित परिणामों की संख्या, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं घटना के परिणाम बटे में कुल परिणाम, तो भी गलत नहीं है, वो उसके नंबर भी उतने ही मिलेंगे जितने इसके मिलेंगे। अगला सवाल, एक पासे को फेंकने पर समभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंका है, अब एक पासे को फेंकते हैं तो अपने पास प्रतिदश समष्टि के अंदर क्या आ सकता है? पासे को फेंका है तो 1 आ सकता है, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, यानी कुल परिणाम है वो अपने पास 6 आ सकते हैं, क्योंकि फलक 6 होते हैं, एक बार उछाला है तो 6 की घात 1 कितना आएगा? 6। तो कुल परिणाम है वो एक पासे को एक बार उछालने पर 6 आएंगे। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या है वो अपने पास कितनी है? 6। अब घटना की बात करें तो घटना है अपने पास समअभाज्य संख्या प्राप्त होना। समअभाज्य संख्या प्राप्त होना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें पता होना चाहिए कि समअभाज्य संख्या क्या होती है, तो उसके परिणाम यहाँ पर हमें लिखने हैं। जो भी हम संख्या लिखते हैं उसके अंदर अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके अंदर या तो खुद का भाग जाएगा या फिर 1 का जाएगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो जो 1 है वो तो अपने पास विशेष संख्या है। स्टार्ट हम करते हैं 2 से, उसके बाद में 3 से, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, यानी ये क्रम आगे की और अलग अलग संख्याओं के रूप में चलता रहेगा। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? 2 से किया था, ये ध्यान रखना है। जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो सबसे पहले हम भाग ही 2 का देते हैं, फिर 3 का देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भाग दिया है हमने तो वहां पर यह देखा है कि जो भी हम भाग दे रहे हैं वो अभाज्य संख्या का दे रहे हैं, उसके जो गुणनखंड है वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। गुणनखंड क्या कहलाते हैं? अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि वहां पर अभाज्य संख्या का भाग दे रहे हैं, जो भी वहां पर टुकड़े मिलेंगे वो अभाज्य संख्या के रूप में मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने भाग ही 2 का दिया है, क्योंकि 2 भी अपने पास अभाज्य संख्या होती है। एक बार के लिए अगर हम 2 को छोड़ दें तो बाकी जो भी संख्या आएगी वो सारी की सारी संख्या विषम होगी। 2 के अलावा सारी संख्या कैसी रहेगी? विषम रहेगी। केवल 2 इकलौती ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। 2 के अलावा अगर आप कोई दूसरी सम संख्या देखेंगे तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, वो भाज्य संख्या होगी। 2 है वो इकलौती सम भी है और अभाज्य भी है, तो हमें यहाँ पर सम अभाज्य संख्या ही पूछा है, तो सम अभाज्य संख्या केवल 2 होती है। 2 के अलावा कोई अन्य संख्या सम अभाज्य नहीं कहलाएगी। तो ई के परिणाम यानी सम अभाज्य संख्या होने के परिणाम, तो सम अभाज्य संख्या केवल क्या होगी? 2 होगी। तो उसके परिणाम कितने आ जाएंगे? 1।
और कुल परिणाम है अपने पास 6, तो जो प्रायिकता है वो आ जाएगी अपने पास 1/6। लास्ट सवाल, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदि यादृच्छा निकाला जाए तो उस पत्ते के हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता क्या है। यानी ये जो पत्ता निकाला जाता है वो ताश की गड्डी में से, यानी जो कुल परिणाम है वो अपने पास हो जाएंगे 52। जब भी कोई पत्ता ताश की गड्डी में से निकाल रहे हैं मतलब कुल परिणाम हो जाएंगे 52, ये ध्यान रखना है। अगर ताश की गड्डी में से कुछ अलग से सेपरेट किए हुए पत्ते हैं, वहां से हम कुछ निकाल रहे हैं, तो वो उन पत्तों के जो ग्रुप होगा उसके अंदर जितने पत्ते हैं उसको हम कुल परिणाम के रूप में लेंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर ताश की गड्डी में से ही निकाल रहे हैं तो वहां पर अपने पास कुल परिणाम 52 ही होंगे, क्योंकि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो जो कुल परिणाम है वो 52 लिखे जाएंगे। अब यहां पर घटना क्या बोली है, हुकुम का इक्का, जो अपने पास इवेंट है वो है हुकुम का इक्का, और अगर उसके परिणाम भी लिख दें तो हुकुम का इक्का केवल 1 होता है। हुकुम के 13 पत्ते, उसके अंदर इक्का केवल कितना है, 1 है, यानी हुकुम का इक्का केवल 1 होता है। उसकी में प्रायिकता पूछी है, तो घटना का परिणाम तो कितना है 1, और कुल परिणाम कितने हैं 52, प्रायिकता हो जाएगी 1/52। अगर हुकुम का पत्ता बोला होता तो हम लिखते 13/52, क्योंकि हुकुम के पत्ते 13 होते हैं, लेकिन हुकुम का इक्का पूछा है तो हुकुम के अंदर इक्का केवल 1 ही होता है, तो हो जाएगा 1 और बटे में आएगा 52, प्रायिकता आ गई अपने पास 1/52। तो इसके साथ ही आज की क्लास के अपने जो भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है, ताकि आपके दोस्त वगैरह वो भी इसका फायदा उठा सकें। बोर्ड एग्जाम में उनकी भी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आशा कर रहे हैं आपके दोस्त के मार्क्स भी अच्छे हैं। तो जुड़े रहना है हमारे चैनल रावली पाठशाला के साथ, और ये जो 49 डेज चैलेंज है इसको आपको कंप्लीट करना है, तो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।